अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 11 पिछली वीडियो के अंदर हमने ख़त्म किया था और दो पॉसिबिलिटीज़ बताई थी उसके अंदर। एक तो ये थी कि हम चैप्टर नंबर 12 की थ्योरी को स्टार्ट कर दें और इसी तरह लेके चलें जिस तरह हम लोग थ्योरी को कवर कर रहे थे आहिस्ता आहिस्ता। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि हम न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट कर दें, यानी कि चैप्टर नंबर 2 से चैप्टर वाइज करते करते जितनी थ्योरी हमने पढ़ी है चैप्टर नंबर 11 तक, इस तक के न्यूमेरिकल्स जो वो सॉल्व करें। और मैंने ये डिसाइड किया है कि हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, क्योंकि फ़िज़िक्स विदाउट कैलकुलेशंस या फिर विदाउट न्यूमेरिकल्स कुछ भी नहीं है। अगर आपने थ्योरी इतनी स्ट्रॉन्ग कर ली, यानी कि थ्योरी पढ़ ली सारी की सारी, और आपको वो जो थ्योरी है या फिर वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं सारे के सारे जो आपने पढ़े हैं फ़िज़िक्स के अंदर, वो अप्लाई करना नहीं आते। यानी कि अगर आपको डेली लाइफ से कोई प्रॉब्लम बना के दे दी जाए कि हमारे पास ये जो कॉन्सेप्ट है ये इस टॉपिक का है और इसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि ये चीज़ हमने जो वो कैलकुलेट करनी है और आपको वो करना ना आए, तो कोई फ़ायदा नहीं आपकी फ़िज़िक्स पढ़ने का, बेकार है जितनी भी फ़िज़िक्स पढ़िए अगर आपको कैलकुलेशन करनी नहीं आती फ़िज़िक्स के अंदर। तो इसलिए, और दूसरी बात कि जो हमारा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू है, ये जो न्यूमेरिकल्स हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा मॉडर्न पैटर्न है इसके अंदर तकरीबन हाफ का रेशो हो गया है, यानी कि हाफ वो थ्योरी देते हैं और हाफ जो है वो न्यूमेरिकल देते हैं। शॉर्ट के अंदर तकरीबन थ्योरी से ज़्यादा ही होते हैं न्यूमेरिकल्स, तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है न्यूमेरिकल्स। और वैसे भी फ़िज़िक्स के अंदर जो है वो न्यूमेरिकल्स या फिर कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप प्रॉब्लम्स को या फिर न्यूमेरिकल्स को निकाल दोगे फ़िज़िक्स में से तो फ़िज़िक्स बचेगी ही नहीं, ख़त्म हो जाएगी फ़िज़िक्स, इसके पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने से पहले, चैप्टर 2 की न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हैं, कुछ हमारे पास चीज़ें हैं, टेक्निक्स हैं जो आपके पास होनी चाहिए लाजमी अगर आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। और ये जो टेक्निक्स है या फिर ये जो चीज़ें हैं मैंने देखा है कि काफ़ी सारे बच्चों के पास जो नहीं होती है, यानी कि वो उनको पता ही नहीं होता कि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किस तरह से करना है। तो वो स्किल्स और वो जो हमारे पास स्टेप्स हैं जिनके ज़रिए से आपको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना होता है, आज वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो कुछ स्किल्स हैं जो आपके पास होनी चाहिए न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। इन स्किल्स के अंदर सबसे पहली जो हमारे पास स्किल है वो इनफ नॉलेज है। इनफ नॉलेज ऑफ टॉपिक। इनफ नॉलेज ऑफ टॉपिक का मतलब कि जितने भी हमारे पास टॉपिक्स हैं या फिर सिर्फ वो टॉपिक जिस टॉपिक का आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं उस टॉपिक की इनफ नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। इनफ नॉलेज का मतलब कि उसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी फार्मूले वगैरह यूज़ हो रहे हैं या फिर डिराइव हो रहे हैं, बने हैं, वो सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। और पता होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपको जो है वो जहन के अंदर हो या आपको रटे हुए हों, यानी कि ये जो है ये हमारे पास प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हमें पता है कि प्रेशर का फार्मूला जो होता है वो ये होता है, प्रेशर इज इक्वल टू F/A। बस इतना नहीं, आपको पूरे का पूरा इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि प्रेशर जो है वो असल में होता क्या है, ये जो फार्मूला ये हमें क्या बता रहा है, इसके अंदर एरिया का और प्रेशर का क्या रिलेशन है, इसके अंदर फोर्स का और प्रेशर का क्या रिलेशन है, फोर्स बढ़ेगी तो प्रेशर पे क्या अफेक्ट पड़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और इसी के साथ साथ जो प्रेशर है वो असल में होता क्या है। F/A तो हर बच्चे को पता होगा, रटा हुआ होगा उसने। प्रेशर क्या है? F/A। F/A का मतलब क्या है ये नहीं पता होता अक्सर बच्चों को, और ये तो सिर्फ एक फार्मूला है। जितनी भी चीज़ें, ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स या अगर डेफिनेशन है, फ़र्ज़ करो कि कोई टॉपिक आप स्टार्ट करने जा रहे हो या किसी टॉपिक का न्यूमेरिकल जो है वो आप सॉल्व करने जा रहे हो और उस टॉपिक की जो है वो उसके अंदर कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है, उस टॉपिक का उसके अंदर कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है उस न्यूमेरिकल के अंदर, तो आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए उस टॉपिक के बारे में कि आपको पता हो कि आप असल में कर क्या रहे हैं या फिर प्रॉब्लम में क्या पूछा होगा। तो सबसे पहली जो स्किल है वो आपके पास इनफ नॉलेज होनी चाहिए उस टॉपिक की। और अक्सर बार तो वो हमने ये देखा है कि प्रॉब्लम आया और आपने वो टॉपिक पढ़ा ही नहीं,
आपको पता ही नहीं कि वो किस टॉपिक से आया हुआ है, आप उसको सॉल्व करने बैठ गए। तो इस तरह से आप सॉल्व तो कर लोगे, लेकिन आपको समझ भी नहीं आएगा कि आपने क्या किया है, कि जो आंसर आया है वो क्या है और आपने असल में प्रॉब्लम के अंदर किया क्या है। तो ये चीज़ लाजमी है कि अगर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो किस टॉपिक से आया हुआ है, और उस टॉपिक से या फिर उस टॉपिक के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, सारी की सारी जितनी भी उसके अंदर फैक्टर्स या जितनी भी चीज़ें उसके अंदर मौजूद थी। तो ये हमारे पास पहली स्किल थी। और इसी तरह जो दूसरी स्किल है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अगर ये नहीं होगी तो जितनी भी आपकी कैलकुलेशन है वो ज़ाया चली जाएगी। दूसरी जो स्किल है वो बेसिक मैथमेटिक्स है। बेसिक मैथमेटिक्स से क्या मुराद कि जितनी भी हमारे पास मैथमेटिक्स के अंदर बेसिक्स हैं, जो कि आप लोग अभी मैट्रिक की मैथ्स के अंदर भी पढ़ रहे हो और पिछली क्लासेस के अंदर भी पढ़ते हुए आए हो 6, 7, 8 क्लास के अंदर, तो उसके ऊपर आपकी ग्रिप जो है वो लाजमी होनी चाहिए। अगर मैट्रिक की जो हमारे पास मैथमेटिक्स है उसके अंदर बेसिक्स की बात करें तो चैप्टर नंबर 2 पूरे का पूरा, उसके अंदर जितने भी लॉज हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन के जो रूल्स हैं, बोर्ड मास रूल है, यानी कि छोटी छोटी जो चीज़ें हमारे पास, कि अगर आपको एक एक्सप्रेशन दे दी जाए तो उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, और इसी तरह इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं। शायद चैप्टर नंबर 4 है जिसके अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करना सिखाया हुआ है कि अगर x, y, z की वैल्यूज़ ये हों तो आप बताओ कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी। या फिर इक्वेशंस को भी सॉल्व करना आपको आना चाहिए। इक्वेशंस के अंदर जितने रूल्स होते हैं कि यहाँ पे अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो इज इक्वल टू का साइन क्रॉस करेगी तो इसके साथ क्या होगा यहाँ पे, और इसी तरह अगर कोई प्लस हो रहा है तो वहाँ जाके उसके साथ क्या होगा। मतलब आपको ये सारी की सारी जितनी भी बेसिक मैथमेटिक्स हैं इनके बारे में पता होना चाहिए, और ज़्यादातर जो बच्चे हैं उनके पास ये बेसिक मैथमेटिक्स नहीं होती, इसकी स्किल्स जो है या फिर ये वाली जो स्किल है ये उनके पास नहीं होती, और इसी वजह से जो है वो उनकी जो कैलकुलेशंस है पूरी वो ख़राब हो रही होती हैं। एक छोटी सी एग्जांपल जो है वो इस तरह से है कि अगर यहाँ पे लिखा हो 9 माइनस का 9 और प्लस का 5, और आपसे पूछा जाए कि बताओ इसका जो आंसर है जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो क्या आएगा, आधे से ज़्यादा बच्चे जो वो गलत जवाब देंगे। आप लोगों का जवाब क्या होगा? 4, क्योंकि स्कूल में हमें यही बताया प्लस माइनस माइनस, और माइनस करेंगे 9 को 5 में से तो 4 आएगा, तो बस 4 है हमारा आंसर। और जब आप इस 4 को नीचे कहीं न्यूमेरिकल्स के अंदर, मैथ्स के अंदर भी और फिज़िक्स के अंदर भी कहीं पुट करोगे तो जो आंसर आएगा गलत हो जाएगा, यानी कि ये जो आपने यहाँ पे 4 किया गलत हो गया। किस वजह से? एक छोटी सी गलती की वजह से, एक छोटे से कॉन्सेप्ट की वजह से कि यहाँ पे जो माइनस का साइन भी आना था, यहाँ पे माइनस का साइन भी आना था। और ये इसके पीछे अब क्या हुआ, ये कैसे हुआ? ये जो रूल्स हैं एडिशंस के इसके ऊपर लगते हैं, और हम जो लगाते हैं प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये सारे के सारे जो रूल्स हैं ये मल्टीप्लिकेशन के हैं। एडिशन के रूल जो होते हैं वो कुछ और होते हैं, यानी कि माइनस का 9 और प्लस का 5 का मतलब ये है कि जो आपके पास 9 है वो माइनस में, लॉस में, फ़र्ज़ करो कि आपको 9 रुपये का जो वो लॉस हो गया, और साथ ही साथ 5 रुपये का प्रॉफिट हो गया। 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ और 9 रुपये का लॉस हुआ। तो अगर टोटल आपसे पूछा जाए कि भाई आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, तो आप बोलोगे यार लॉस ही हुआ है, 9 रुपये जो थे या फिर 9 जो मेरे पास चीज़ें थी उसका लॉस हुआ है। अगर पैसों की बात करें तो 9 रुपये जो है उनका लॉस हो गया है और 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ है सिर्फ, तो असल में मुझे लॉस हुआ है 4 रुपये का। तो उस लॉस को बताने के लिए यहाँ पे माइनस लगाना लाजमी है। अगर आप माइनस नहीं लगाओगे तो इसका मतलब ये होगा कि 4 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो बिज़नेस के अंदर भी आप जो है वो गलती कर जाओगे कि अगर यहाँ पे माइनस का साइन नहीं लगाओगे। और असल में इसके पीछे जो है वो काफ़ी सारी और टेक्निक्स हैं। नंबर लाइन से जो है वो इसको हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन इसकी करवाते हैं। इसके अलावा एक और रूल है जो हमारा ख़ुद का बनाया हुआ है, हमारे टीचर का बनाया हुआ है, सर खतीब, जिनसे हमने बेसिक मैथमेटिक्स सीखी और मैथमेटिक्स की जिन्होंने हमारे अंदर जो है वो कॉन्सेप्ट्स डेवलप किए, सर खतीब नाम था उनका। तो अगर इसकी कॉन्सेप्ट में पीछे जाने लग गए तो ये मैथमेटिक्स की चीज़ें हैं,
अगर इसके पीछे जाने लग गए तो जो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और यहाँ पे जो हम लोग कर रहे थे वो छोटी सी वीडियो बनाने आए थे स्किल्स की, कि स्किल्स कौन कौन सी होनी चाहिए। तो बेसिक मैथमेटिक्स की स्किल्स आपके पास जो है वो होनी चाहिए, नहीं तो एक छोटी सी माइनस के साइन की गलती भी पूरे के पूरे हमारे न्यूमेरिकल्स को गलत कर देगी। यानी कि आपको माइनस करवाना होगा, आप जो है वो आगे प्लस करवाते जा रहे होगे, तो आखिर में जो आंसर आएगा वो पूरे का पूरा गलत हो जाएगा। तो बेसिक मैथमेटिक्स जो है वो आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ये दूसरी स्किल थी। और सबसे जो आखिरी हमारे पास स्किल है, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा स्किल्स हो सकती हैं, लेकिन ये जो है ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, यानी कि इनके बगैर तो बिल्कुल बंदा चल ही नहीं सकता। और सबसे आखिरी जो हमारे पास स्किल है वो है यूजेज ऑफ आईक्यू, या फिर इसे यूजेज ऑफ ब्रेन भी बोल सकते हैं, यानी कि आपकी दिमाग का इस्तेमाल या आपकी जो आईक्यू लेवल है उसका इस्तेमाल। कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे अगर हमारे पास ये प्रॉब्लम है तो इसके अंदर कौन सा फार्मूला जो है वो लगेगा, या फिर कौन सा फार्मूला जो है वो सूटेबल है, या फिर इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स के अंदर जो है वो हमें ट्रिक्स लग रही होती हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रिक्स इस्तेमाल हो रही होती हैं कि पहले ये वाला फार्मूला लगाओ, इससे ये वाली चीज़ निकलेगी, और फिर बाद में जो है वो हमें जो निकालना होगा वो वाली चीज़ निकलेगी। मतलब आपको एक पज़ल टाइप की चीज़ जो है वो न्यूमेरिकल के अंदर बना के दे देते हैं। पूछा कुछ और होता है और दिया वो कुछ और होता है। आपको क्या करना होता है कि पहले ये वाली चीज़ निकालनी होती है, ये वाली चीज़, और ये वाली चीज़ जो होती है वो रिलेटेड होती है हमारी दूसरी वाली चीज़ की। तो आप पहले इसकी वैल्यू निकालोगे और फिर उसकी वैल्यू निकालोगे। तो ये आपके दिमाग का यहाँ पे इस्तेमाल है, या फिर आईक्यू लेवल का इस्तेमाल है। तो ये वाली चीज़ भी जो है वो आपके अंदर होनी चाहिए, यानी कि आपका दिमाग जो है वो तेज़ होना चाहिए, या फिर तेज़ आपको उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए कि किस तरह से जो है वो मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। यानी कि पहले कौन सा फार्मूला लगाऊं और कौन कौन से फार्मूले हैं, पहले तो सबसे पहले कौन सा सिलेक्ट करूं और फिर कौन सा अप्लाई करूं, और फिर उसके बाद कौन सा अप्लाई करूं। तो ये 3 काफ़ी बेसिक हमारे पास स्किल्स थी जिनका होना आपके पास लाजमी है। तो ये स्किल्स थी कुछ। इसके बाद अगर हम लोग स्टेप्स की बात करें कि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का तरीका क्या है प्रॉपर, यानी कि स्टेप्स क्या है, कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम लोग लेके चले न्यूमेरिकल्स को, तो इसके कुछ स्टेप्स हैं कि न्यूमेरिकल्स को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो अगर स्टेप्स की बात करें हम लोग, तो सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का, वो रीड एंड अंडरस्टैंड है। सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप है वो रीड एंड अंडरस्टैंड है। अब इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो है वो गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज का बैरियर है। हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू है, लेकिन चूँकि जो हमारी एजुकेशनल लैंग्वेज इन्होंने बनाई हुई है ये इंग्लिश है, तो इसलिए लैंग्वेज का काफ़ी बड़ा बैरियर है। अच्छे खासे जो हमारे पास बच्चे होते हैं उनको इंग्लिश समझ में नहीं आती कि न्यूमेरिकल के अंदर लिखा हुआ क्या है, न्यूमेरिकल के अंदर पूछ क्या रहे हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है, बेसिक स्टेप, वो यही होता है कि रीड करो न्यूमेरिकल को और अंडरस्टैंड करो कि न्यूमेरिकल के अंदर पूछा क्या जा रहा है, ये न्यूमेरिकल बता क्या रहा है हमें। और इसके लिए या फिर इसको जो है वो आप इम्प्रूव इस तरह से कर सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रीड करो, पढ़ो बुक्स को, अपनी फ़िज़िक्स की ही बुक को जो है वो पढ़ो। और इसके अलावा जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको पढ़ो और उनको समझो कि ये जो न्यूमेरिकल हैं इसके अंदर पूछ रहे क्या है, या फिर ये न्यूमेरिकल जो है वो इसके अंदर लिखा हुआ क्या है। अगर कुछ मुश्किल लफ्ज़ जो है वो इसके अंदर इस्तेमाल हो रहे हो न्यूमेरिकल के अंदर, तो आप डिक्शनरी का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हो। साथ में ही रखो अपने, जो भी मुश्किल लफ्ज़ है डायरेक्ट गूगल करके जो है वो उसको देख लो कि गूगल के ऊपर उसकी क्या मीनिंग आ रही है, या फिर डिक्शनरी के अंदर जो है वो प्रॉपर उसका वर्ड उर्दू के अंदर देखो कि ये जो लफ्ज़ इसका मतलब क्या है, या फिर इसी तरह से पूरे का पूरा जो हमारा न्यूमेरिकल की वर्डिंग होती है उसको समझो। कि सबसे पहला स्टेप ये है कि रीड करो और अंडरस्टैंड करो कि जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो क्या लिखी हुई है, यानी कि उसका मतलब क्या है उर्दू के अंदर, क्योंकि जितने भी हमारे प्रॉब्लम है वो इंग्लिश के अंदर होते हैं, पूरी बुक इंग्लिश में है। तो आप उसको उर्दू के अंदर ट्रांसलेट करके जो है वो समझने की कोशिश करो कि जो प्रॉब्लम है वो असल में है क्या। ये पहला स्टेप है। इसी तरह जो दूसरा स्टेप है हमारे पास वो आइडेंटिफाई का है। और आइडेंटिफाई का मतलब कि पहचानो क्या क्या चीज़ें। सबसे पहले तो आपको गिवन क्या क्या है, क्योंकि हर न्यूमेरिकल के अंदर
आपको दो चीज़ें दी हुई होती हैं, एक गिवन होती है और एक टू फाइंड होती है या फिर सिर्फ फाइंड होती है। तो ये दोनों चीज़ें आपने आइडेंटिफाई करनी है। सबसे पहले तो कि आपको गिवन क्या है, आपको दिया हुआ क्या है, और दूसरा कि आपसे पूछा हुआ क्या है या फिर आपको फाइंड क्या करना है न्यूमेरिकल के अंदर। हर न्यूमेरिकल के अंदर जो है वो ये दो चीज़ें लाजमी होती हैं। एक जो आपको गिवन होगी, डाटा गिवन होगा, गिवन के अंदर जो है वो डाटा होता है कि ये चीज़ें अगर इतनी हैं तो बताओ कि ये वाली चीज़ कितनी होगी। तो ये दोनों चीज़ें फाइंड कर ये दोनों चीज़ें जो है आपने आइडेंटिफाई करनी है कि गिवन क्या क्या है और आपने फाइंड क्या क्या करना है। ये दूसरा स्टेप है। और ये फाइंड करने के बाद जो है वो आप पोर्शन बना लो, यानी कि प्रॉब्लम की हेडिंग लगाई और यहाँ पे डाटा लिख दिया, और डाटा के अंदर गिवन की हेडिंग लगा के जो जो चीज़ें गिवन है वो लिख ली, और यहाँ पे टू फाइंड की हेडिंग लगाई और वो चीज़ें लिख ली जो आपने फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास दूसरा स्टेप है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। और इसी तरह जो तीसरा स्टेप है हमारे पास वो क्या है कि सिलेक्शन ऑफ फॉर्मूलाज, सिलेक्शन ऑफ फार्मूला, कि कौन कौन से फार्मूले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होंगे। इसके लिए इस चीज़ के लिए स्टेप के लिए आपको इनफ नॉलेज होनी चाहिए अपने टॉपिक के हवाले से कि उस टॉपिक के अंदर हमने किस किस किस्म के फार्मूले पढ़े थे और उन फार्मूलों का बेसिकली मतलब क्या था। अगर एक चीज़ या एक फैक्टर को हम लोग छेड़ें या फिर एक फैक्टर का दूसरे फैक्टर के साथ क्या रिलेशन है और असल में जो फार्मूला है वो हमें बता क्या रहा होता है। जैसे स्पीड का या फिर वेलोसिटी का फार्मूला है एस अपॉन टी, तो इसका क्या मतलब है। रटा हुआ तो ये सबको ही होता है, याद तो सबको ही होता है, लेकिन असल में इसका मतलब क्या है। इसी तरह अगर एक्सेलरेशन है तो ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है, तो इसका क्या मतलब है। यानी कि ये जो फार्मूला ये हमें बता क्या रहा है। और ये सारी की सारी चीज़ें हमने थ्योरी के अंदर काफ़ी डिटेल के अंदर डिस्कस की हुई हैं, तभी हम लोग इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। तो ये हमारे पास तीसरा स्टेप था कि आप फार्मूलों को सिलेक्ट कर लो कि जितने भी उस टॉपिक के अंदर या जितने भी उस चैप्टर के अंदर हमारे पास फार्मूले हैं उनमें से कौन कौन से यहाँ पे अप्लाई हो सकते हैं या फिर कौन कौन से हमने अप्लाई करने हैं यहाँ पे। तो ये तीसरा स्टेप था। और इसी तरह जो हमारे पास चौथा स्टेप है किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का, वो क्या है कि यूज़ ऑफ बेसिक मैथ्स। तो ये वाला जो स्टेप है इसके अंदर आपने बेसिक मैथ्स को इस्तेमाल करना है। वही जो पीछे हमने स्किल्स के अंदर बात की कि जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो आपने इस्तेमाल करनी है। और यहाँ पे आपका जो है वो आईक्यू वाला लेवल जो है वो यहाँ पे आएगा कि सिलेक्शन ऑफ फार्मूले के अंदर आप दिमाग लगाओगे कि कौन सा फार्मूला लगेगा पहले, कौन सा बाद में लगेगा, और सारी की सारी वो वाली जो स्किल थी वो यहाँ पे यूज़ होगी। और इसी तरह जो हमारे पास बेसिक मैथ्स वाली स्किल है वो यहाँ पे इस्तेमाल होगी, यानी कि कैलकुलेशन के अंदर कि आपने कैलकुलेशन जो है बिल्कुल परफेक्टली करनी है, कहीं पे गलती नहीं करनी, प्लस माइनस की भी गलती नहीं करनी, क्योंकि अगर ये भी होगी तो सारे का सारा जो हमारे पास आंसर है वो गलत हो जाएगा। और इसी तरह सबसे आखिरी जो स्टेप है वो हमारे पास रिज़ल्ट का है, यानी कि ये सब की सब चीज़ें जब आप लोग अच्छी तरीके से कर लोगे तो सबसे आखिर में आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे, यानी कि आंसर्स मिलेंगे। तो ये स्टेप थे, अगर इन स्टेप्स को फॉलो किया तो जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, यानी कि इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है वो सबसे पहला वाला है, रीड एंड अंडरस्टैंड। यानी कि आपको पता लग गया कि प्रॉब्लम में पूछा क्या गया है और आपको बताना क्या है, तो आधा प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाता है। बाकी आगे सिर्फ सिंपली आपको फार्मूले लगाने होते हैं और कैलकुलेशन करनी होती है। अगर आपको ये पता लग जाए कि आपको जाना कहाँ है, यानी कि प्रॉब्लम के अंदर दिया हुआ क्या है आपको और आपको बताना क्या है, यानी कि फाइंड क्या करना है आपने, तो आधा प्रॉब्लम जो है वहीं पे सॉल्व हो जाता है। तो ये कुछ स्टेप्स थे और कुछ स्किल्स थी जो आपको चाहिए होंगी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। तो अगली वीडियो से हम चैप्टर नंबर 2 के जितने प्रॉब्लम्स हैं, बेसिकली उसके अंदर प्रॉब्लम्स नहीं हैं लेकिन ऐसी बेसिक्स हैं जो आगे फिज़िक्स के अंदर जो अक्सर इस्तेमाल हो रही होती है, यानी कि कन्वर्जन है। यानी कि मीटर से आपको अगर सेंटीमीटर के अंदर जाना हो या फिर मिलीमीटर से मीटर के अंदर जाना हो, या लेंथ की कन्वर्जन, इसी तरह टाइम की कन्वर्जन, और इसी तरह जो हमारे पास तीसरी फंडामेंटल क्वांटिटी है जो कि मास है, तो उसकी कन्वर्जन कि इसकी एक यूनिट से दूसरी यूनिट के अंदर हम लोग कैसे जा सकते हैं,
केजी से जो है वो हम लोग ग्राम के अंदर कैसे जा सकते हैं, मिलीग्राम के अंदर, माइक्रोग्राम के अंदर। तो ये सारी की सारी जो कन्वर्जन है वो हम चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ेंगे अगली वीडियो के अंदर। और उसके बाद जो है वो प्रॉपर न्यूमेरिकल्स जो हमारे आएंगे वो चैप्टर नंबर 3 से आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।